नमस्कार। आइए नवीन कालांश का प्रारंभ करें। इससे पूर्व हमने प्रकाश के अपवर्तन के विषय में समझा, क्रांति कोण के विषय में जाना तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के विषय में भी हमने समझा। आइए आज हम समझते हैं अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध जानने से पूर्व जैसा कि हम जानते हैं कि किसी एक माध्यम से प्रकाश जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ में विचलन प्रदर्शित करता है और प्रकाश की किरणों के अपने पथ में विचलन की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का यह मूल कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं और स्नेल के नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों में जब प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में पहले माध्यम में प्रकाश के आपतन कोण तथा उसी के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण के अपवर्तन के कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो प्रकाश की किरणें अविलंब के सापेक्ष दूर होती हैं। ऐसी स्थिति में जैसा कि हमने पिछले कालांश में पढ़ा कि जब किसी सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम के आपतन कोण के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तन कोण जो होता है वो सदैव अधिक होता है। और इस तरह से जैसे जैसे प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आपतन कोण बढ़ता है उसका अपवर्तन कोण बढ़ता जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि जिस स्थिति में आपतन के एक विशेष कोण पर उसके संगत अपवर्तन कोण का मान विरल माध्यम में वो 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात एक समकोण हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है या एक समकोण होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और ये क्रांतिक कोण जो सघन माध्यम में आपतन कोण है अगर धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएं तो उसके संगत अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि सघन माध्यम में जो आपतन कोण होता है यह पूर्णतः तल से पूरी तरह से परावर्तित होकर के सघन माध्यम में ही रह जाता है और विरल माध्यम में नहीं जाता। इसे हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब चूंकि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तन की क्रिया होती है और यह अपवर्तन की क्रिया क्रांतिक कोण पर भी निर्भर करती है कि जब क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण सघन माध्यम में हो जाता है तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रदर्शित करते हैं। ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के लिए अपवर्तन तथा क्रांतिक कोण में एक निश्चित संबंध होगा। अब यहाँ पर यदि हम किसी सघन माध्यम जैसे कांच को सघन माध्यम और वायु को विरल माध्यम लेकर के विरल माध्यम को माध्यम 1 तथा सघन माध्यम को माध्यम 2 मान लें तो यहाँ पर अपवर्तन अगर हम देखना चाहें तो
दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का यदि अपवर्तनांक देखें, दूसरा माध्यम हमारा सघन माध्यम है और पहला माध्यम हमारा विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का यदि हम अपवर्तनांक निकालना चाहें तो ऐसी स्थिति में होगा कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि आपतन कोण जो होता है उसको हम I से प्रदर्शित करते हैं तथा अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं, और आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही उस दो माध्यमों के लिए, उन दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पर हमने दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात यह कह सकते हैं कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन आई के बटे साइन आर, साइन आई के बटे साइन आर। लेकिन प्रकाश की किरण के सघन माध्यम में वह है आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जिसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, और इस क्रांतिक कोण के मान के लिए जो आपतित कोण होता है सघन माध्यम में और अपवर्तित कोण होता है विरल माध्यम में, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक ज्ञात करने पर इस स्थिति में जबकि आपतन कोण हमारा क्रांतिक कोण हो तथा अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात एक समकोण हो, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि यह सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो साइन आई की जगह पर साइन सी हो जाएगा, तथा चूंकि अपवर्तन कोण 90 डिग्री है इसलिए हम कहेंगे कि यह साइन 90 डिग्री हो जाएगा उस स्थिति में जबकि साइन आई बराबर क्रांतिक कोण के है, तो साइन सी के बटे साइन 90 डिग्री होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री, चूंकि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो अगर साइन 90 डिग्री का मान 1 अगर इस संबंध में हम रखें तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ये हो जाएगा साइन सी के बटे 1, अर्थात दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन सी होगा, जहां पर कि ये साइन सी, जहां पर सी जो है ये क्रांतिक कोण को प्रदर्शित करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक यह जो है साइन सी के बराबर हो गया, लेकिन यदि हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम देखें, अर्थात यदि हम देखें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देखना चाहें, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। तो इस स्थिति में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यह दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के स्थान पर हम साइन सी को रख सकते हैं, अर्थात दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक की जगह पर हम साइन सी रख सकते हैं। इस तरह से हम पाएंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होगा 1 के बटे साइन सी, जहां पर कि सी जो है यह एक क्रांतिक कोण है। अब चूंकि हम माध्यम यदि देखें तो पहला माध्यम हमारा विरल माध्यम है जबकि दूसरा माध्यम हमारा सघन माध्यम है। तो इस तरह से अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं
कि पहला माध्यम हमारा विरल माध्यम है जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, जबकि दूसरा माध्यम हमारा कांच है जो कि सघन माध्यम है, इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। तो यह हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो 1/sin c के होगा, 1/sin c के होगा, जहां पर कि sin c जो है या यह क्रांतिक कोण जो है, यह क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण का मान है, जिसके लिए कि संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम यह संबंध निकाल सकते हैं कि किसी माध्यम में जब हमें किसी माध्यम का क्रांतिक कोण यदि ज्ञात हो तो क्रांतिक कोण के आधार पर उस माध्यम का हम अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं। इस संबंध के आधार पे हम कह सकते हैं कि यदि हमें कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात हो तो हम कांच और वायु इन दो माध्यमों के लिए हम कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरा माध्यम यदि हो जैसे जल है और वायु है, तो जल और वायु के लिए अगर हमें क्रांतिक कोण का मान ज्ञात हो जाए तो हम जल का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वायु और कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान जो होता है वह 41 डिग्री 49 मिनट होता है, जबकि जल और वायु के लिए यही क्रांतिक कोण का मान जो है वो 48 डिग्री 39 मिनट होता है। तो उसके आधार पर हम जो है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अपवर्तनांक के लिए प्रकाश की चाल मायने रखती है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए प्रकाश की चाल माध्यमों के सापेक्ष अलग अलग होने के साथ साथ उनके रंगों पर भी निर्भर करती है। तो चूंकि प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है, इसलिए क्रांतिक कोण का मान भी अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है वो लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान वो अधिकतम होगा। और ठीक उसी तरह से जैसा कि बैगनी रंग के लिए प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है, यह अपवर्तनांक अधिकतम होता है, इसलिए बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान वह जो है न्यूनतम होगा। और इस तरह से क्रांतिक कोण और अपवर्तन के बीच हम संबंध स्थापित कर सकते हैं।